अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। तो बेटा हमने अपना चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ था और उसके टॉपिक्स के मतलब हम स्टडी करते आ रहे थे। आज जो इस टॉपिक्स में मैंने इस वीडियो के लिए टॉपिक चूज़ किया है उसका नाम है इनहेलेशन ऑफ मैटर। इनहाइलेशन ऑफ मैटर में क्या होता है कि अगर मैं बताऊं आपको सिंपल तो कहते हैं कि इनहाइलेशन ऑफ मैटर इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ it is the reverse process of pair production। कि ये जो इनहाइलेशन ऑफ मैटर है वो पेयर प्रोडक्शन के रिवर्स प्रोसेस है। पेयर प्रोडक्शन अगर हम देखें तो पेयर प्रोडक्शन में क्या हो रहा था, हमारे पास एक फोटॉन न्यूक्लियस के साथ जाकर टकराता था, ठीक है, स्टॉप होता था उसके साथ जाकर, तो फिर क्या होता था वो एक पेयर में कन्वर्ट हो जाता था। पेयर किस किस का बनता था, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का। लेकिन जब हम बात करते हैं इनहाइलेशन ऑफ मैटर की तो क्या होता है इसमें, अगर हम सिंपल इनहाइलेशन का मतलब देखना चाहें तो इनहाइलेशन का जो मतलब है वो होता है डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय मीनिंग होते हैं इनहाइलेशन के, यानी कि अब आपको मीनिंग से ही समझ आ गई होगी कि क्या प्रोसेस है ये, कि इसमें मैटर की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, तबाही होती है, ठीक है। डिस्ट्रॉय इसमें जो मैटर है वो क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। कैसे तबाह होता है, डेफिनेशन पहले हम इसकी देखते हैं, डेफिनेशन के बाद में सीधे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन है ये, when an electron and positron come close to each other, when an electron and positron come close to each other then they annihilate each other। देन दे क्या करते हैं, फिर एक अगर एक दूसरे को करीब आ जाएं तो क्या करते हैं, देन दे इनहाइलेट ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इनहाइलेट कर देते हैं। इनहाइलेट करने के बाद क्या होता है, एंड कन्वर्टेड इट इनटू फोटॉन्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन कह सकते हैं कि यहाँ 2 फोटॉन्स में भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्टेड इट इनटू 2 फोटॉन्स इन द रेंज ऑफ गामा रेज। और ये जो प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहाइलेशन ऑफ मैटर। अब अगर डेफिनेशन हम देखें, स्टडी करें, कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम क्लोज टू ईच अदर देन दे इनहाइलेट, यानी कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनहाइलेट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। ईच अदर एंड कन्वर्टेड इट इनटू 2 फोटॉन, ठीक है। और कन्वर्ट हो जाते हैं कितने फोटॉन्स के अंदर, 2 फोटॉन्स के अंदर। पहले हमने फोटॉन से क्या बनाया था, पेयर बनाया था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। अब रिवर्स हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से क्या बन रहा है आपके पास, दोबारा से फोटॉन, लेकिन अब एक नहीं बन रहा, 2 बन रहे हैं, ठीक है, इन द रेंज ऑफ गामा रेज। और जो फोटॉन्स बन रहे हैं उनकी रेंज कौन सी आ रही है, गामा रेज की जो रेंज थी उनकी वो वाली रेंज आ रही है, ठीक है। बेटा आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी डेफिनेशन की। तो फिर कहते हैं कि ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट था उसको वेरीफाई करती है आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। दिस अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो क्या होगा कि आपके पास एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपके पास होता है पॉजिट्रॉन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आए तो क्या होगा, डेफिनेशन में हमने पढ़ा एक दूसरे को क्या करते हैं, इनहाइलेट करते हैं, तबाह करते हैं, और तबाह करने के बाद क्या होता है आपके पास 2 फोटॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये भी गामा रेज और इधर भी एक आपके पास गामा रेज का फोटॉन आ जाता है, गैमा रे फोटॉन, ठीक है। गैमा रे फोटॉन ये दोनों ही आपके पास, अब जिस तरह हमने
पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सेम इसी तरह अब हम इसमें भी कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं वो एनहाइलेट होते हैं। एनहाइलेट होने के बाद जो फोटॉन्स बनते हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये भी बात आपने ज़हन-नशीन कर लेनी है। फिर कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये इनहाइलेशन का प्रोसेस था उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी इक्वेशन ने, जो कि थी E=mc²। ठीक है, E=mc²। आइंस्टाइन की जो मैथ एनर्जी इक्वेशन है, इस इक्वेशन ने इस सारे प्रोसेस को क्या किया था, वेरीफाई किया था। और इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो कहते हैं अगर मैथमेटिकली एक आपके पास इलेक्ट्रॉन प्लस एक आपके पास पॉजिट्रॉन, जब ये एक दूसरे के एक साथ कंबाइन हो गए तो क्या हुआ, 2 गैमा फोटॉन्स आपके पास डिस्कवर हो गए। तो ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनहाइलेशन ऑफ मैटर। आगे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में है, वो देख लेते हैं। कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज एंड एनर्जी, इसको पहले हमने देखना है। ये तो आपके पास डेफिनेशन थी और डायग्राम थी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैटर एंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैटर एंड एनर्जी, ठीक है, कि इस फॉर्म में, इस प्रोसेस में, जो प्रोसेस कौन सा, एनहाइलेशन ऑफ मैटर, इसमें एनर्जी, मैस और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं कि नहीं। चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी, सॉरी, चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम और एनर्जी के इस प्रोसेस में क्या होता है, कंजर्व रहते हैं कि नहीं रहते। अब अगर देखें, जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो पेयर प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। नेट चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का होता है वो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि जो फोटॉन का इस्तेमाल करते हैं, फोटॉन का चार्ज ही 0 होता है। कहते हैं द फोटॉन आल्सो मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। और क्या होता है कि जो फोटॉन होता है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था ना अभी कि आपके पास जो गैमा पार्टिकल्स आ रहे थे, एक की डायरेक्शन ये थी, एक की डायरेक्शन ये थी, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन थी। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह फिर से यही है कि इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके। जैसे हमने पेयर प्रोडक्शन में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट थी, सेम इधर जो फोटॉन्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब यह है कि इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। ठीक है, मोमेंटम इसका चेंज ना हो, मोमेंटम वो कंजर्व रहे। ये था हमारे पास एक पॉइंट। फिर कहते हैं नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन इज 0 एंड फोटॉन आल्सो हैव सेम जीरो चार्ज विच इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज था, नेट चार्ज था, वो 0 आ रहा था। क्यों 0 आ रहा था? चूंकि जो फोटॉन था, फोटॉन का चार्ज 0 था। और ये किसके मुताबिक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू 0 ड्यू टू 0 चार्ज ऑफ फोटॉन, ड्यू टू 0 चार्ज ऑफ फोटॉन। ठीक है, फोटॉन की 0 चार्ज होने की वजह से इनका नेट चार्ज भी क्या होता है? 0 हो जाता है। और किसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये किसके अकॉर्डिंग है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कि जो नेट चार्ज होता है फोटॉन का और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का वो 0 होता है। कहते हैं कि जब हम एनर्जीज की बात करते हैं कि द सम ऑफ टू फोटॉन, द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन, के जो आपके पास 2 फोटॉन्स आ रहे थे उनको सम करने के बाद जो एनर्जी आती है वो किसके बराबर होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इधर कि टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू
द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ठीक हो गया बेटा। ये था हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम एंड एनर्जी के इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहता है। क्यों कंजर्व रहता है? क्योंकि आपके पास जो फोटॉन था उसका चार्ज 0 था और उसके चार्ज की वजह 0 होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आते हैं उनका चार्ज भी 0 हो जाता है। फिर हमने कहा इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। मोमेंटम कंजर्व रहने की वजह ये थी कि जो हमारे पास दो फोटॉन्स आते हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट होती है। अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम बोलेंगे कि इनमें जो मोमेंटम है वो भी क्या करेगा, कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। फिर जब हम बात करते हैं कि ये आपके पास एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, दो एनर्जी थी, फोटॉन थे आपके पास, उनकी एनर्जी किसके बराबर होती है, सम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनर्जी को सम करने के बाद दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर एक नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो आपके पास एंटी पार्टिकल की हमने बात की थी, ठीक है, एंटी पार्टिकल यानी कि जब हमने बात की पेयर प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, पेयर प्रोडक्शन में हमने पढ़ा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक एंटी इलेक्ट्रॉन था। यानी एंटी इलेक्ट्रॉन जो बेसिक उसका जो नाम है वो कहलाता है एंटी पार्टिकल। एक हमारे पास होता है पार्टिकल, दूसरा होता है एंटी पार्टिकल। अब देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी पार्टिकल कि क्या एंटी पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो कहते हैं कि कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसका कोई एंटी पार्टिकल मौजूद ना हो। कहते हैं कि जो हमारी कायनात है, ये जो हमारी यूनिवर्स है, ये भी एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के वजह से ही वजूद में आई है। कैसे आई है? ये एक थ्योरी में भी आपने नाम सुना हो, बिग बैंग थ्योरी। ये एक बहुत बड़ा धमाका था, जैसे एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के साथ जाकर मिलते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं, तो इधर क्या होती है, एनहाइलेशन हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तबाही होती है, धमाका होता है। तो उसकी वजह से ये जो हमारी कायनात, ये हमारी यूनिवर्स है, ये वजूद में आई थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी की वजह से हमारी कायनात वजूद में आई थी। फिर कहते हैं कि कायनात में कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद नहीं जिसका कोई एंटी पार्टिकल मौजूद ना हो। ठीक है, कहते हैं कि इसके ऊपर जो वर्किंग की थी, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन वाज प्रेडिक्टेड बाय, कहते हैं कि जो पॉजिट्रॉन था उसको प्रेडिक्ट किसने किया था, पॉजिट्रॉन प्रेडिक्टेड बाय डायराक। ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डायराक इन 1928। ठीक है, 1928 के ऊपर डायराक एक साइंटिस्ट था। ठीक है, और उसके साथ एक और साइंटिस्ट मिला था जिसका नाम था कार्ल डेविड एंडरसन। कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक डायराक और दूसरा था कार्ल डेविड एंडरसन। इन दोनों ने इसके ऊपर वर्किंग की और वर्किंग करने के बाद पता करवाया कि जो एंटी पार्टिकल है वो मौजूद होता है, वो कायनात में एग्जिस्ट करता है। और किस ईयर में करवाया, वो था 1928 के अंदर। ठीक है, कहते हैं कि इन दोनों ने क्या किया, इसके ऊपर वर्किंग की, लेकिन वर्किंग उन्होंने किसके ऊपर की थी, कॉस्मिक रेज के ऊपर। ठीक है, कॉस्मिक रेज के ऊपर उन्होंने ये वर्किंग की थी। कॉस्मिक रेज के ऊपर वर्किंग करने के बाद उन्होंने 1928 में ये प्रोसेस स्टार्ट किया और 1932 में डिस्कवर कर लिया कि पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट करता है, डिस्कवर द पॉजिट्रॉन। ठीक है, दो साइंटिस्ट डायराक एंड कार्ल डेविड एंडरसन। ठीक है, 1928 में उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की, किसके ऊपर, कॉस्मिक रेज के ऊपर। फिर 1932 के अंदर उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कि हमारे पास जो एंटी पॉजिट्रॉन है या एंटी पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है। फिर इसी थ्योरी या इसी डिस्कवरी की बिना पर उनको 1936 के अंदर क्या मिला, नोबेल प्राइज नवाजा गया, नोबेल प्राइज से।
ठीक है, दोनों को कंबाइन नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया? 1936 के अंदर। ठीक हो गया बेटा। ये था हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी पार्टिकल के हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट लाजमी तौर पर करता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होते हैं। पार्टिकल एंटी पार्टिकल जी हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, पहले पार्टिकल लिखना चाहिए था हमें, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की मिसाल ली थी, तो क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था वो पार्टिकल था, फिर उसके साथ एक पॉजिट्रॉन आया, पॉजिट्रॉन उसका क्या था? एंटी पार्टिकल। ठीक है, तो ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और पॉजिट्रॉन भी, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। फिर मैंने एक आपको एग्जांपल दी अपनी रोज़मर्रा लाइफ में कि जो कंप्यूटर में आपके पास वायरस आता है, वायरस समझ लें कि एक पार्टिकल है, और उसका जो एंटी वायरस होता है, एंटी वायरस उसका क्या होगा? एंटी पार्टिकल होगा। ठीक है, बहुत सारी मिसालें इस तरह की आगे बहुत दी जा सकती हैं, आप उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था, अब जो कि था इनहाइलेशन ऑफ मैटर। उम्मीद करता हूँ को आपको क्लियरली समझ आ गई होगी इसकी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपनी अगले टॉपिक के साथ, अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।